नमस्कार दोस्तों, माय सीबीएसई क्लास में आपका स्वागत है। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ भाग 4 कक्षा 9, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। भाग 3 में हमने खत्म किया था पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन दो प्रकार से होता है, तापमान में और दाब परिवर्तन। तो आज हम इस भाग में पढ़ेंगे गलनांक, संगलन की गुप्त ऊष्मा, तीसरा क्वथनांक, चौथा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और ध्रुवपातन। और पार्ट दूसरा, जो दूसरा था, पहला था ताप में परिवर्तन, दूसरा था दबाव में परिवर्तन। तो दबाव में परिवर्तन। शुरू करते हैं गलनांक से। मेल्टिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर तथा जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है तो इसका गलनांक कहलाता है। जैसे कि वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर वायुमंडलीय दाब पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर जब द्रव अवस्था में आता है, ठीक है, द्रव बनता है या द्रव अवस्था में आता है तो वह इसका गलनांक कहलाता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। जब कोई ठोस जिस तापमान पर पिघलता है वो इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का जो गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस है। इसे लिखेंगे कैसे, ये नोट्स में देख के लिखना है आपको। ये यहाँ से नोट्स है, इसे देख के लिखना है। यहाँ से एक बार पढ़ देता हूँ। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर तथा जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन है, पर हम सुविधा के लिए इसे हम 0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 केल्विन लेते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। अब इसे समझने के लिए आप ये समझिए, जब कोई ठोस होता है, ठीक है, कोई बर्फ होता है, इसे हम जब गर्म करते हैं तो ये पिघल जाता है, द्रव में हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक बर्फ का टुकड़ा बनाते हैं। अब इसे गर्म करते हैं। तो ये तरल अवस्था में आ जाता है। द्रव अवस्था में आ जाता है। ध्यान देने वाली ये बात है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस था और ये अभी भी जो तरल बना है ये भी 0 डिग्री
सेल्सियस है। लेकिन जो हमने इसका तापमान बढ़ाया था, जो हमने इसको ऊष्मा दी थी, वो ऊष्मा गई कहाँ? जब यहाँ पे भी 0 डिग्री सेल्सियस है, ये द्रव अवस्था में आने के बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जो इसका तापमान है, जो हमने इसको तापमान बढ़ाया था, जो ये हमने उसको ऊर्जा दी थी, वो ऊर्जा गई कहाँ? तो यही जो ऊर्जा होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसे लिखने के लिए नोट्स में से ध्यान से देखेंगे, ठीक है। संगलन की गुप्त ऊष्मा वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ ठोस भी रहता है और 0 डिग्री पर पानी भी तापमान एक ही होता है। याद रखना, संगलन की गुप्त ऊष्मा वही है जब वस्तु की अवस्था बदल जाए, ठोस से द्रव में आ जाए, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वही रहता है। इस टेम्परेचर में इस ऊष्मा को ही संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। चलिए आगे आते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगले टॉपिक में आते हैं, क्वथनांक किसे कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, तो आप इसे समझ सकते हैं पेपर में। क्वथनांक कई बार बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में याद रखना बॉइलिंग। बॉइलिंग मतलब होता है उबालना। तो वायुमंडलीय दाब पर, दोबारा से वही समझेंगे, वायुमंडलीय दाब तथा वह तापमान जिस पर द्रव, ये द्रव है, द्रव भाप बन जाता है, ठीक है, या उबलने लग जाता है, यह उसका क्वथनांक कहलाता है। तो इसे समझने के लिए एक बार नोट्स में देखेंगे ध्यान से, तो आपको सही समझ में आएगा, ठीक है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर तथा वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है वह इसका क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 373 है। 373 पे जो है पानी उबलने लग जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस बस 273 इक्वल टू 373 डिग्री केल्विन, ठीक है। वह वायुमंडलीय दाब, याद रखना वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। वह वायुमंडलीय दाब जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह इसका क्वथनांक कहलाता है। तो चलिए पेज पलटते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। जिस प्रकार से संगलन की गुप्त ऊष्मा थी उसी प्रकार से यह भी है। कोई द्रव होता है, ठीक है, द्रव, द्रव, ठीक है। अब इसका तापमान बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, तो जो ये जल होता है ये उबलने लग जाता है, भाप की तरह बना देता हूँ, उबलने लग जाता है, ठीक है। जो हमने तापमान दिया था, जो इसे तापमान दिया था वो अभी भी ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है और जो उबलने के बाद भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो जो हमने इसको तापमान दिया था वो तापमान गया कहाँ पे? तो ये इसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाता है। इसे नोट से समझेंगे एक बार, नोट्स में से, ठीक है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। याद रखना 100 डिग्री सेल्सियस पानी उबलता भी है और 100 डिग्री सेल्सियस पानी भाप अवस्था में भी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तापमान एक ही है। जब तापमान एक ही, हमने तापमान बढ़ाया तो वो तापमान गया कहाँ पे? तो उसी तापमान को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आगे आते हैं हम, अगला टॉपिक ये है ठोस अवस्था, द्रवावस्था, गैसीय अवस्था। ऊष्मा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, ऊष्मा अगर बढ़ा रहे हैं तो ठोस द्रव बदल जाता है, ठीक है। ऊष्मा जब और बढ़ा रहे हैं हम
जो द्रव होता है वो गैस में बदल जाता है। अब गैस को जब ठंडा करते हैं, शीतलता जब उसे ठंडा करते हैं तो वो द्रव में आ जाता है, और द्रव को जब और ठंडा करते हैं वो ठोस में आ जाता है। ठीक, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, इसे आसानी से आप समझ सकते हैं। अगला टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि आपने देखा यहाँ पे ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस। ठीक है, एक एक स्टेप में हो रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होती हैं सीधे ठोस से गैस और गैस से सीधे ठोस, उसमें द्रव को कोई काम ही नहीं होता। आपको यहाँ समझाता हूँ मैं एक बार। कुछ पदार्थ जो होते हैं ठोस से, देखिए यहाँ पे जब ठोस है ऊष्मा देते हैं तो पहले किस में बदल जाती है, द्रव में, लेकिन जब इसे हम ऊष्मा देते हैं ठोस है, ये द्रव में नहीं सीधे गैस में बदल जाता है, और इसे शीतलता देते हैं तो सीधे ठोस में आ जाता है। ठीक है, इसमें द्रव को कोई काम ही नहीं है, तो यही चीज ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जो पदार्थ सीधे ठोस से गैस और गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसे आप नोट से में समझ सकते हैं कैसे दिया गया है इसमें। ठीक, कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में और वापस ठोस में बदल जाते हैं, मतलब ठोस से सीधे गैस और गैस से सीधे ठोस, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण के लिए कपूर या अमोनियम क्लोराइड, जो आपके हवन वगैरह में इस्तेमाल में आता है, जो कपूर होता है आपका कपूर। ठीक है, जो इसकी टिकिया आती है कपूर की, ठीक है, गोल भी होती है आपकी, तो जब इसमें इसे जलाते हैं तो सीधे ये गैस में बदल जाता है। ठीक, तो इसे आप घर पे करके ना देखें, किसी निरीक्षक, किसी बड़े के साथ करके देखें, अपने अध्यापक के साथ। ठीक, अगला टॉपिक है 11.2। 11.2 ध्यान दिला दें आपको 11.2 क्या है। जब हमने टॉपिक शुरू किया था तो उसमें पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कारण थे, तो तापमान में परिवर्तन जो इतना चल रहा था, ताप में परिवर्तन चल रहा था, अब दबाव में परिवर्तन, जो हम पढ़ेंगे अब दबाव में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन के लिए सीधे नोट्स में देखेंगे। ठीक है, दाब में परिवर्तन, यदि हम सिलेंडर में गैस लेकर उसे तापमान घटाने पर संपीड़ित करें, ठीक है, तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। जब तापमान घटाते हैं, जो कण मूवमेंट करते हैं वो उनका मूवमेंट करना कम हो जाएगा, और जो कण होते हैं वो पास पास आने लग जाएंगे। संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और द्रव में बदल जाएगी, जो गैस होता है वो द्रव में बदल जाएगी। इस परिघटना को समझने के लिए एक समीकरण देखिए, दाब प्लस तापमान घटाने पर गैस द्रव में बदल जाता है। ठीक है, गैस द्रव में बदल जाता है। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण पास पास आ जाते हैं, इसमें गैस द्रव अवस्था में आ जाती है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, माय सीबीएसई क्लास देखने के लिए धन्यवाद।